नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चाइनीज ऐप टिकटॉक पर खासी फेमस और हरियाणा की बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने एक सरकारी अफसर को सैंडल से पीट दिया। पिटाई का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना शुक्रवार दोपहर की है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट हिसार की एक मंडी में पहुंची थी। बताया जाता है कि फोगाट की मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह से बहस हुई और इसके बाद उन्होंने उसे सैंडल से पीट दिया। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का दौर जारी है। अब तक 8 विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। बीते दिनों में 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। इसमें करजन से अक्षय पटेल, कपराडा से जीतू चौधरी और मोरबी से ब्रजेश मिर्जा हैं। ब्रजेश मिर्जा ने आज अपना इस्तीफा स्पीकर को सौंपा। राज्यसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटक में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में टिकट को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी में जबरदस्त लॉबिंग चल रही है। इसी सिलसिले में पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक सत्ताधारी दल अपने उम्मीदवारों के नाम शनिवार को होने वाली कोर कमेटी की अहम बैठक में फाइनल कर सकता है। कभी सिंधिया परिवार के करीबी रहे पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री व मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। शुक्ल अब तक बीजेपी में थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब हम कोरोना और अम्पन तूफान की तबाही से जूझ रहे हैं, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं, वो हमें हटाने की बात कर रहे हैं। ममता ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि दिल्ली की कुर्सी से मोदी को हटना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं, इसलिए कोरोना और साजिश दोनों से जीतेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस साल अब कोई नई योजना नहीं शुरू की जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए खर्च को कम करने का फैसला लिया गया है। इसलिए सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे वित्त मंत्रालय को कोई नई योजना के लिए अनुरोध भेजना बंद करें। इसके साथ ही कहा गया है कि इस साल केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में ही खर्च किया जाएगा। कोरोना की वजह से 2.5 महीने लंबे लॉकडाउन को अब किस आधार पर अनलॉक किया जा रहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ये सवाल पूछा है। अदालत में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीवीएन राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद केंद्र और राज्य से 11 जून तक हलफनामे के तौर पर अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा, ये लॉकडाउन विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर शुरू हुआ था, लेकिन इसमें ढील देने से पहले किससे सलाह ली गई। इस तरीके से अनलॉक करने की स्थिति में कोरोना का संक्रमण और तेजी से बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। प्रवासी मजदूरों के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को कोर्ट ने कहा, सभी राज्यों को अदालत को यह बताना होगा कि वे श्रमिकों को किस तरह रोजगार व दूसरी तरह की मदद दे सकते हैं। अदालत ने कहा कि वे प्रवासी जो अपने राज्यों में वापस जाना चाहते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी किया जाना चाहिए। भारत में हर रोज रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में 9,851 मामले सामने आए हैं और 273 लोगों की मौत हुई है, जो एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,770 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 6,348 हो गया है। महाराष्ट्र में एक दिन में 139 लोगों की मौत हुई है और 2,436 लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 80,229 हो गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 2,849 हो गई है। वहीं 35,156 लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख क्षेत्र में पिछले 1 महीने से तनाव जारी है। शनिवार को लद्दाख में ही इस तनाव को लेकर दोनों देशों में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत होनी है। बातचीत से पहले अब चीन की ओर से बयान दिया गया है कि वह भारत के साथ बातचीत कर मसला सुलझाने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेंग शुआंग ने शुक्रवार को बयान दिया कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर हालात काबू में हैं और स्थिर हैं। दोनों देशों के पास बॉर्डर पर बात करने का मैकेनिज्म है और सेना की बातचीत और डिप्लोमेटिक रास्ते से दोनों मुद्दे को सुलझा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गन्ना किसान ने अपने ही खेत में खड़े पेड़ से लटककर जान दे दी। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान किसान का गन्ना बिक नहीं पाया था। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसान की आत्महत्या पर योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट किया, अपनी गन्ने की फसल को खेत में सूखता देख और पर्ची न मिलने के चलते मुजफ्फरनगर के एक गन्ना किसान ने आत्महत्या कर ली। बीजेपी का दावा था कि 14 दिनों में पूरा भुगतान दिया जाएगा, लेकिन हजारों करोड़ रुपया दबाकर चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने 2 दिन पहले ही सरकार को इसके लिए आगाह किया था। सोचिए, इस आर्थिक तंगी के दौर में भुगतान ना पाने वाले किसान परिवारों पर क्या बीत रही होगी। लेकिन बीजेपी सरकार अब 14 दिन में गन्ना भुगतान का नाम तक नहीं लेती। आखिरकार लंबे समय के इंतजार के बाद यूपीएससी की सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर को किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन 8 जनवरी 2021 को किया जाएगा।
दुनिया में संक्रमितों की संख्या 66 लाख को पार कर चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों की संख्या 66,64,908 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 3,91,686 हो गया है। वहीं वर्ल्डोमीटर के अनुसार 32,70,009 लोग ठीक हो चुके हैं। ब्रिटेन की दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तैयार किए गए संभावित टीके के उत्पादन का काम शुरू कर दिया है। हालांकि ये टीका अभी सिर्फ पहले स्टेज के ट्रायल में ही सफल साबित हुआ है। कंपनी ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इस टीके को विकसित किया है और फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।